एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं गेट 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूं और मैंने अभी इस चैनल पर टीओसी स्टार्ट कर दिया पढ़ने के लिए। और आज से हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। और मैंने सोचा है वीडियो जो होगी अल्टरनेट डेज पे आएगी, मतलब वीडियो तो डेली आएंगे पर जो सब्जेक्ट होंगे वो अल्टरनेट डेज पे होंगे। जैसे कि आज हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ेंगे, फिर कल टीओसी, फिर उसके अगले दिन फिर कंपाइलर डिज़ाइन, फिर उसके अगले दिन टीओसी। इस तरह हम लोग दोनों को साथ में बैलेंस करेंगे। और हर संडे प्लस सैटरडे को हम लोग कुछ ना कुछ या मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट या फिर कुछ हम लोग रिवीजन करेंगे, या फिर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। या तो मॉक टेस्ट देंगे, रिवीजन करेंगे और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। संडे को तो हम लोग मॉक टेस्ट देने का फुल ट्राई करेंगे और सैटरडे को रिवीजन और पीवाईक्यू दोनों से किसी एक काम को हम लोग ट्राई करेंगे। अब लास्ट संडे को हम लोगों ने टीओसी का पीवाईक्यू भी सॉल्व किया था और एक मॉक टेस्ट भी दिया था, उसका एनालिसिस वीडियो भी मैंने यूट्यूब पे डाला था। सो आज से हम लोग उसकी कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट कर रहे हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपाइलर डिज़ाइन। सो सबसे पहले मैंने हेडिंग डाली है कंपाइलर डिज़ाइन। सो मैं इसकी डिफिनेशन लिख लेता हूँ या फिर इसका गोल लिख लेता हूँ। गोल है कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। जनरली यह होता है असेंबली लैंग्वेज। ओके, ये जैसे कि यहाँ से आया हाई लेवल लैंग्वेज और यहाँ पे हम लोग का कंपाइलर है, और कंपाइलर के यहाँ से आ जाएगा लो लेवल लैंग्वेज। सो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर का मेन गोल होता है कन्वर्ट करना हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में। और जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज एज ए इनपुट जा रही है और लो लेवल लैंग्वेज एज ए आउटपुट बाहर आ रही है। सो कंपाइलर का एक और राइवल होता है इंटरप्रेटर, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं क्योंकि इंटरप्रेटर हम लोग के सब्जेक्ट में नहीं है, बट इससे कभी कभी 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ लिए हैं। सो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन रख लेते हैं। ठीक है। सो ये क्या होता है, कुछ की पॉइंट में लिख लेते हैं हम लोग, थ्योरी नहीं लिखेंगे। वर्क्स सिमिलर टू कंपाइलर, मतलब ये कंपाइलर वर्क्स स्पेलिंग की ऐसी की तैसी हो गई है वर्क्स। सो ये कंपाइलर की जैसे ही काम करता है। और दूसरा क्या होता है इसमें, स्टेट ओके। सो दूसरा क्या होता है इसमें, क्या होता है मोस्ट ऑफ फेजेस लाइक, सबसे पहले होता है सबसे पहले लेक्सिकल एनालिसिस होता है, लेक्सिकल सिंटैक्स और सीमेंटिक यहाँ से सीमेंटिक एनालिसिस, सीमेंटिक एनालाइजर बोलेंगे ना स्टेट को, तो एनालाइजर्स ये क्या होते हैं, सेम एज कंपाइलर। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये क्या होता है, वर्क सिमिलर टू द कंपाइलर। जैसे कंपाइलर काम करता है वैसे ही इंटरप्रेटर काम करता है। और फेजेस भी होते हैं कुछ ज़्यादातर सेम ही होती है, जैसे लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर। और ये सब क्या होती है हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए सिर्फ इतना जान लो कि सेम होते हैं। और ये क्या करता है, ये एनालिसिस
perform for each single statement, and directly, and if code is error free, right, and if code is error free, then what is statement executed directly, executed directly, and result shown on screen, ठीक है, स्क्रीन। और ये क्या करता है, इसी में लिख देते हैं, डू नॉट जनरेट corresponding, ठीक है, को ओके। सो एक बार फिर देख लेते हैं क्या होता है। जो कंपाइलर होता है वर्क सिमिलर टू इंटरप्रेटर जो होता है वो कंपाइलर की जैसे ही काम करता है, सारे फेजेस की सिमिलर ही होती है, जैसे कि लेक्सिकल, सिंटैक्स, सेमेंटिक एनालाइजर। और ये क्या करता है, एक स्टेटमेंट को एक बार एनालाइज करता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है और रिजल्ट हम लोग को शो कर देता है। और ये डू नॉट जनरेट करस्पॉन्डिंग कोड, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग का कोड हम लोग जनरेट करके नहीं देता है, मतलब ये कोई भी स्टोर नहीं करता। एक लाइन देखा, उसको रीड किया, देखा एरर फ्री है, उसको एग्जीक्यूट कर दिया। उसके करस्पॉन्डिंग में जो कोड है वो हम लोग बैकएंड में स्टोर करके नहीं रखते हैं। और इसके लिए एक एग्जांपल ऐसे समझ सकते हैं। सो लेट्स एक एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए एग्जांपल है जैसे कि हम लोग कोई प्रोग्राम में पहले लाइन लिखा हुआ है कुछ है, दूसरी लाइन में भी कुछ लिखा हुआ है, तीसरी लाइन है उसमें भी कुछ लिखा हुआ है, चौथी लाइन है इसमें भी कुछ लिखा हुआ है, ऐसे करके बहुत सारी लाइन्स हैं। अब ये क्या करेगा, जो इंटरप्रेटर होगा, उसमें ग्रीन से लिख दे रहा हूँ, वो क्या करेगा, एक लाइन को ऐसे उठाएगा और इसको क्या करेगा, एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन, तो इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर देगा कोड को। और अगर इसका कंपाइलर क्या करेगा, कंपाइलर जो होगा वो पूरे कोड को ऐसे उठाएगा, ओके, और ये क्या करेगा, कंपाइल कर देगा, कंपाइल डायरेक्टली टू लो लेवल लैंग्वेज, या डायरेक्टली टू की जगह डायरेक्टली इनटू बोल सकते हैं, दिस इज ज़्यादा बेटर, ओके। सो ये क्या करेगा, हम लोग प्रोग्राम लेगा, उसके लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, और कंपाइलर क्या होता है, पूरे प्रोग्राम को एक साइड स्कैन करेगा, उससे लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं, कंपाइलर है, कंपाइलर फास्टर देन
इंटरप्रेटर, अ कंपाइलर फास्टर देन इंटरप्रेटर। ये क्या सोच सकते हैं, जो कंपाइलर होता है वो क्या करता है, एक बार में सारे को स्कैन करेगा तब आउटपुट देगा, और इंटरप्रेटर का एक लाइन को स्कैन किया फिर आउटपुट दिया, फिर वापस आएगा स्कैन करने के लिए फिर आउटपुट देगा, फिर वापस आएगा स्कैन करने के लिए फिर आउटपुट देगा। इसको बार बार जो हम लोग को वो क्या करना पड़ा, सो इसमें बार बार हम लोग को आउटपुट देना पड़ रहा है, स्कैन करना है, फिर आउटपुट दे रहा है, फिर स्कैन कर रहे हैं। सो हम लोग को जो स्टेट चेंज हो रहा है वो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है। और कंपाइलर में क्या, एक बार में सारा इनपुट रीड करेगा, उसे स्कैन करेगा, एरर फ्री चेक करेगा और उसे आउटपुट दे देगा। ओके, सो एक और ऐसे जनरल पॉइंट उसको लिख लेते हैं। सम लैंग्वेजेस लाइक जावा आर बोथ इंटरप्रेटेड एंड कंपाइल्ड। मतलब जावा जैसी लैंग्वेज जो होती है वो इंटरप्रेटेड भी होती है, कंपाइल्ड भी होती है। तो जावा में क्या होता है, अगर हम लोग जावा की बात करें, हमें सबसे पहले क्या होता है, हम लोग को जो कोड होता है, या जैसे हम लोग बोले हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, या कोड में हम लोग जनरल टर्म में, ठीक है, कोड होता है, उसे क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, ये जाएगा इंटरप्रेटर के पास, या इंटरप्रेटेड होगा, इंटरप्रेटेड, ठीक है, इंटरप्रेटेड होगा इनटू बाइनरी कोड, इनटू या बाइट, एंड फिर इसका सेकेंड नंबर पे क्या होगा, ये जो बाइट होगी, बाइट, ठीक है, ये जो बाइट होती है ये क्या होती है, कंपाइल्ड होती है। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इंटरप्रेटर के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, और या मेनली दो ही एडवांटेज होते हैं। और पहला एडवांटेज होता है फॉर सिंपल प्रोग्राम। अब इंटरप्रेटर के एडवांटेज को देखते हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है, ए फॉर सिंपल प्रोग्राम के लिए, अगर प्रोग्राम बहुत ही सिंपल है और एक बार एग्जीक्यूट करना है, मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट नहीं करना, तो एक इंटरप्रेटर यूज़ किया जाता है। और दूसरा होता है इंटरप्रेटर का एडवांटेज जो होता है वो क्या होता है, मोर पोर्टेबल हो, पोर्टेबिलिटी, यानी कि अगर हम लोग एक मशीन के लिए इंटरप्रेटर बना रहे हैं, तो उसे दूसरी मशीन के लिए बनाना ईजी है। उसी इंटरप्रेटर को हम लोग थोड़ा सा कोडिंग में चेंजेस करके सेकंड मशीन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर कंपाइलर हम किसी एक मशीन के लिए बना रहे हैं और दूसरे मशीन में हम लोग को उसका यूज़ करना है, तो वो उसे कन्वर्ट करने के लिए ज़्यादा लाइन्स ऑफ कोड हम लोग को चेंज करना होगा। अब पढ़ते हैं लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम। अब लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है कि इसमें क्या हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे हमारा कंप्यूटर जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करता है। सो इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो आती सबसे पहले जब हम लोग उसे कंपाइल करने के लिए रन पे प्रेस करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, हम लोग पास होता है एक प्री प्रोसेसर, ठीक है, प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर हम लोग क्या देता है, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज, प्योर HLL। फिर प्योर हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है वो क्या होता है, जाता है कंपाइलर में, तो ये जाता है कंपाइलर में। अब कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर कंपाइल करके हमको लो लेवल लैंग्वेज यानी कि असेंबली लैंग्वेज देता है, असेंबली कोड जनरेट करके देता है। अब यही असेंबली कोड जो है वो एज ए इनपुट जाता है असेंबलर में। ओके, सो ये असेंबलर में जाता है। अभी असेंबलर क्या करता है, ये जनरेट करके देता है
मशीन कोड। अब ये मशीन कोड क्या होता है, लिंकर लोडर के पास जाता है, अब लिंकर लोडर क्या करता है, हम लोग को एग्जीक्यूटेबल EXE कोड देता है, एग्जीक्यूटेबल कोड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट मशीन कोड बोल देते हैं, एब्सोल्यूट, जो हम लोग की EXE फाइल होती है, और इसी EXE फाइल को ऑपरेटिंग सिस्टम रन करके हम लोग को दे देता है। सो ये पूरा प्रोसेस होता है कैसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल या एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करते हैं। सो हम लोग में के जो कोर्स में है वो है ये कंपाइलर वाला पोर्शन। प्री प्रोसेसर भी नहीं है, असेंबलर भी नहीं है, लिंकर लोडर भी नहीं। ये असेंबलर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, लिंकर लोडर जो होता है वो असेंबलर जो है वो TOC का पार्ट, TOC बोल रहा हूँ, CO का पार्ट होता है, COA का, और लिंकर लोडर जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। और प्री प्रोसेसर जो है वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है, मतलब प्री प्रोसेसर भी काइंड ऑफ कंपाइलर का ही पार्ट होता है। सो हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, ये हम लोग कोर्स में मेन पार्ट नहीं है, मेन पार्ट हम लोग को कंपाइलर पढ़ना है। ओके, सो अब इन फेजेस को जितने भी हम लोग पढ़े उसको डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहला होता है प्री प्रोसेसिंग फेज या प्री प्रोसेसर। और इसमें क्या होता है, जो हैश सिंबल होते हैं जैसे हम लोग कोड में लिखते नहीं है, हैज़ इंक्लूड हैज़ डिफाइन, तो ये इनसे रिलेटेड ऑपरेशन करता है प्री प्रोसेसर जो है। तो सबसे पहला देख लेते हैं इसका क्या है। इसके मेन 3 पार्ट होते हैं प्री प्रोसेसर। सबसे पहले मैक्रो प्रोसेसिंग होता है, इसका काम होता है माइक्रो प्रोसेसिंग। इसका सबसे पहला टास्क होता है माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होता है, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो हैश डिफाइन लिखा रहता है, डिफाइन वो जो क्या करता है, इसे क्या बोलते हैं, इसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। ये सब क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं, आइडेंटिफायर्स, इसे आइडेंटिफायर बोलते हैं। जैसे हैश डिफाइन पाई 3.14 ऐसे लिखा हुआ है। वेट, हैश डिफाइन को आइडेंटिफायर नहीं, पाई को आइडेंटिफायर बोलते हैं, सॉरी उल्टा बोलते हैं, पाई को आइडेंटिफायर करते हैं। और ये क्या करेगा, ये जो है जहाँ जहाँ पाई होगा उसकी जगह में 3.14 कर देगा। सो इसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसिंग। माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होता है, जितने भी आइडेंटिफायर होते हैं वो उसके रिस्पेक्टिव वैल्यूज से अपडेट हो जाती है, सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। इसे बोलेंगे सब्स्टिट्यूटेड बाय रिस्पेक्टिव वैल्यू, सब्स्टिट्यूटेड बाय रिस्पेक्टिव वैल्यूज। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, जितने आइडेंटिफायर होते हैं वो सब्स्टिट्यूटेड बाय रिस्पेक्टिव वैल्यू, यानी अपने अकॉर्डिंगली जो वैल्यूज होती है, जो डिफाइन होती है उसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं। फिर उसके अगला हम लोग का इसका टास्क होता है मेन, वो होता है दूसरा नंबर जिसको बोलेंगे हम लोग, इसे बोलते हैं फाइल इंक्लूजन। अब ये फाइल इंक्लूजन क्या चीज़ है। फाइल इंक्लूजन जो है, हाँ, वो क्या करता है, वो जो हम लोग लिखते नहीं है हैश इंक्लूड stdio.h जो ऐसी सब फाइल को क्या करता है, इंक्लूड करता है। इस फाइल को, ऐसा फाइल को इसको रिमूव करेगा, रिमूव रिमूव दिस
statement and replace by their respective file, फाइल्स। यानी कि अगर जो stdio.h की जो फाइल है उसको इंक्लूड कर देगा और ये स्टेटमेंट हटा देगा। सो हम लोग अगले फेज़ पे चलते हैं। अगले फेज़ में क्या है, ये हम लोग का सबसे लास्ट फेज़ होता है या लास्ट प्री प्रोसेसिंग का जो लास्ट टास्क होता है वो ये होता है लैंग्वेज एक्सटेंशन। सो लैंग्वेज एक्सटेंशन क्या करता है, प्री प्रोसेसर एडेड न्यू, इसमें क्या होता है, प्री प्रोसेसर एड्स न्यू functionality to extend the लैंग्वेज। जैसे कि इसका एग्जांपल देके मैं समझाता हूँ क्या है। एग्जांपल इससे देता हूँ, ठीक है। अब हम इसके एग्जांपल की बात करें, सो यहाँ से आ जाएगा एडिंग डेटा बेस querying facility to the लैंग्वेज। सो एक बार फिर से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले इसको वेट, ओके, ये क्या हो गया, हाँ ओके। तो सबसे पहले प्री प्रोसेसर होता है। प्री प्रोसेसर का काम क्या होता है, ये जो हम लोग को हाई लेवल लैंग्वेज जैसे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज जो कन्वर्ट करता है। तो इसमें मेनली 3 फेज है। सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसिंग का। माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होता है, जितने भी हैश डिफाइंड होते हैं यानी जितने भी आइडेंटिफायर्स होते हैं उसको उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ सब्सटीट्यूट कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। यानी जहाँ जैसे पाई होगा वहाँ 3.14 रख देगा। और उसके बाद दूसरा आता है फाइन इंक्लूजन। फाइन इंक्लूजन क्या होता है, जितने हैज इंक्लूड हम लोग यूज़ करते हैं उसकी जगह इस स्टेटमेंट को रिमूव करता है और जो भी उसके रिस्पेक्टिव फाइल होते हैं उसे इंक्लूड कर देता है कोड में। और तीसरा का लैंग्वेज एक्सटेंशन, ये हम लोग को कोड को न्यू फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम लोग को डेटाबेस जो हम लोग डेटाबेस एक्सेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग कुछ हम लोग हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, वो ये उस फंक्शनैलिटी को ऐड करता है लैंग्वेज में। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हम लोग के पास जैसे ये पहले फाइल थी और इस फाइल में जैसे हैज़ डिफाइन वगैरह लिखा हुआ था, हैज़ डिफाइन हैज़ इंक्लूड, ये सब हट गया है। अभी जो बाकी और कोड भी लिखा हुआ है, सो इस कोड को हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अभी प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या होगा, जाएगा कंपाइलर में, कंपाइलर कन्वर्ट करके देखो असेंबली लैंग्वेज में। सो ये पार्ट हम लोग कंपाइलर वाले टर्म में डिटेल में पढ़ेंगे। सो इस पार्ट को अभी स्किप करते हैं, इसके बाद चलते हैं उसके अगले फेज में जो कि होता है असेंबलर का। असेंबलर क्या मिलता है, असेंबली कोड जो है वो एज ए इनपुट मिलता है। तो उसके पहले हम लोग असेंबली कोड पढ़ लेते हैं। असेंबली कोड होता क्या है, असेंबली कोड क्या होता है उसको मैं थोड़ा लिख लेता हूँ फिर उसको बताता हूँ, या एक्सप्लेन नहीं करते हो डायरेक्टली। असेंबली कोड इज
न्यूमोनिक और न्यूमोनिक है सिम्बॉलिक, न्यूमोनिक सिम्बॉलिक वर्जन ऑफ machine code in which the name are used in instruction rather than बाइनरी कोड, बाइनरी नंबर बोल सकते हैं इसे, नंबर्स। सो असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज जो है न्यूमोनिक वर्जन है। वेट यहाँ से असेंबली लैंग्वेज क्या है? ये क्या न्यूमोनिक सिंबल इसमें यूज़ किया जाता है मशीन कोड के लिए, और इसमें हम लोग नेम का यूज़ करते हैं जब बाइनरी नंबर्स की जगह। जैसे हम लोग अगर मशीन लेवल कोड की बात करें, सो जैसे ये कुछ 11001, मैं ऐसे रैंडमली कुछ भी लिख रहा हूँ 11 ऐसे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इसका मतलब होता है ऐड, और ये उसके बाद जो ये 3 डिजिट है और यहाँ पे 3 कर देते हैं। सो इसका मतलब हो सकता है ए, और इसका मतलब हो सकता है बी, हो सकता है ऐड करके ए को ऐड करके, मतलब ए में बी को ऐड कर दिया, बी में ए को ऐड करते हैं, ऐसा कुछ भी मीनिंग हो सकता है। सो हम लोग इसको यूज़ करते हैं असेंबली लैंग्वेज में, इसको नहीं यूज़ करते हैं। सो वही बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, नेम का यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन में रादर देन बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर का यूज़ नहीं करते हैं, नेम का यूज़ करते हैं। ओके, सो अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि असेंबलर का यूज़ क्या होता है इसमें। ये तो हम लोग असेंबली लैंग्वेज पढ़ लिया, अब असेंबलर क्या होता है उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। सो एन assembler need to assign with an EO assign memory location memory location of address to the symbols, और इसे हम लोग आइडेंटिफायर ही बोलते हैं, आइडेंटिफायर्स। सो ये क्या करता है, ये हम लोग को मेमोरी लोकेशन सो असेंबलर का काम क्या होता है? असेंबलर का काम होता है मेमोरी को असाइन करना ऑफ द सिंबल ऑफ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? जो हम लोग को वेरिएबल्स होते हैं उसे हम लोग आइडेंटिफायर करते हैं। जैसे एक आइडेंटिफायर हो सकता है, एक का जैसे इंट ए हम लोग लिखा तो ए को हम लोग मेमोरी साइज देंगे, और हो सकता है मेमोरी का एड्रेस 100 मान लेते हैं। सो इसका काम यही होता है असेंबलर का कि हम लोग को जो वेरिएबल उसको मेमोरी असाइन करना। इसे वेरिएबल नहीं, इसे टेक्निकल टर्म आइडेंटिफायर करते हैं। तो हम लोग जब भी आइडेंटिफायर की बात करें तो हम लोग ये वेरिएबल की ही बात कर रहे होंगे। सो और ये हो गया हम लोग असेंबली लैंग्वेज का कोड। अब असेंबलर का काम खत्म होता है यहाँ से। असेंबलर का जो हम लोग कोड जनरेट करके देगा वो कौन जनरेट कर देगा? रिलोकेटेबल मशीन कोड देता है। अब रिलोकेटेबल मशीन कोड को हम लोग क्या करते हैं, लिंकर लोडर के थ्रू आगे पास करते हैं। तो हम लोग अब आगे पढ़ने वाले हैं लिंकर लोडर के बारे में। सो हेडिंग डाल लेते हैं लिंकर लोडर या फिर लोडर लोडर और लिंकर। ये 2 पार्ट्स होते हैं, 2 फेजेस होते हैं इसमें। सबसे पहला इसका और काम देख लेते हैं, इसका क्या होता है। ये क्या करता है ये क्या कन्वर्ट करेगा, इसको इंक चेंज कर लेते हैं। सो ये क्या करेगा,
ये लेगा रीलोकेटेबल मशीन कोड एंड क्या करेगा, और ये कन्वर्ट कर देगा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड में। ठीक है, इतना तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके थे। सो अब इसके बारे में हम और थोड़ा सा एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जिससे और थोड़ी सी क्लियरिटी हो जाएगी। जैसे कि अगर हम लोग देखें, सो अगर ये कोई फाइल है और ये हम लोग का ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, अब जैसे ये फाइल में कुछ लाइंस लिखी हुई है और इसको हम लोग येलो से लेते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइन नंबर 0 है, लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, लाइन नंबर 3 है, लाइन नंबर 4, ऐसे 4, लाइन नंबर 10 है, फिर यहाँ से। अब जैसे लाइन नंबर 3 में लिखा गया है गो टू 10, ऐसे लिएगा। तो अब इस कोड को क्या करेगा, उठाएगा, अब इसे कन्वर्ट करेगा। ये हम लोग का कोड है, प्रोग्राम है, इसे बोल सकते हैं प्रोग्राम है। और ये क्या है, हम लोग का मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी है। अब ये क्या करें, इस मेन मेमोरी बहुत सारे एड्रेसेस बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यहाँ पे 1000 है, 1001 है, 1002 है, ऐसे करते करते 1000 यहाँ 3 भी लिख लेते हैं, 1003 है, ऐसे करते करते 1010 आ जाएगा। ऐसे करके बहुत सारे लोकेशन है। सो जैसे यहाँ पे लिखा गया स्पेस नंबर 3 में, तो ये भी एड्रेस को चेंज करके लिखेगा गो टू 10010, ऐसे कुछ कोई भी एड्रेस हो सकता है, मैं तो ऐसे ही लिखा हूँ रैंडमली। सो ये काम भी हम लोग का लिंकर लोडर होता है। ये जो कन्वर्जन होता है मेमोरी एड्रेसेस का, जैसे 0 को यहाँ पे कन्वर्ट करेगा, 1 को 1001 में, 2 को ये इसमें ऐसे 10,010, कुछ कहीं भी लोकेशन हो सकती हैं। सो ये काम करता है, लिंकर लोडर करता है। अब ये कैसे करता है, इसके मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, तो उसको सीखते हैं। सबसे पहला होता है लिंकिंग पार्ट होता है। सो हम लोग हाई डालते हैं लिंकिंग पार्ट, लिंकिंग। अब लिंकिंग पार्ट का जो मेन काम क्या होता है, ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट take several object files and libraries। तो ये क्या करता है, टेक्स मल्टीपल फाइल्स एंड लाइब्रेरीज, मल्टीपल फाइल्स अब लाइब्रेरीज को लेगा एज एन इनपुट एंड प्रोसेस या प्रोड्यूसेस, डायरेक्टली प्रोड्यूस कर देगा 1 फाइल एज एन आउटपुट। हो गया। सो ये क्या करता है, मल्टीपल फाइल और लाइब्रेरी को लेता है, उसे एक फाइल में कन्वर्ट करके एज आउटपुट सेंड कर देता है। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, सो ये हो सकता है, एक तो यहाँ पे कोई मेन फंक्शन हो सकता है, मेन फंक्शन हो गया। अब से फॉर एग्जांपल यहाँ मेन फंक्शन को थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे हो सकता है एक फंक्शन कॉल ए का हो, एक हो सकता है प्रिंट की कॉल हो, या जिसे लोग प्रिंटअप बोलते हैं, ये हो सकता है। और तो एक ए फंक्शन का कोड हो सकता है, ये कुछ कोड हो सकता है, इसमें ऐसे कुछ भी कोड हो सकता है। उसका प्रिंटअप का अलग फाइल होगी जिसमें प्रिंटअप फंक्शन के बारे में लिखा होगा, प्रिंटअप फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन सबको लेगा, इन सबको ऐसे लेगा और ऐसे एक फाइल में कन्वर्ट कर देगा, इसे exe फाइल बोलेंगे,
exe फाइल, और इसी प्रोसेस क्या बोलते हैं, लिंकिंग। सो फिर से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। लिंकिंग सेक्शन क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट फाइल को लेगा, फाइल्स को या लाइब्रेरीज को लेगा, उससे आपस में मर्ज करके एक फाइल बना देगा जिसे exe फाइल बोलते हैं। ये होता है लिंकिंग का काम। अब इसके बाद आता है लिंकर क्या होता है। ये तो लिंकिंग हो गया, अब लिंकर की बात करते हैं। सो यहाँ से आ जाओ, लिंकर्स। लिंकर्स क्या होता है इसके देख लेते हैं। अब जैसे लिंकिंग तो एक प्रोसेस हो गया, अब ये करने वाला लिंकर होता है। तो अभी कैसे करता है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्ट में। तो इसके बाद थ्योरी भी लिखते हैं साथ में। it retrieves from input file the code of all procedures that are referred होता है, referred that are referred and resolved all external reference to actual machine addresses। सो ये क्या करता है, जितनी भी फंक्शन कॉल होती है, जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि हमारा वेट यार, ये हो गया, ये ठीक है। जैसे हम लोग का ये मेन प्रोग्राम है, या इसको बोल सकते हैं हम प्रोग्राम, या इसको मेन मेमोरी बोलते हैं, इसको मेन मेमोरी है, ठीक है। जैसे कि मेन मेमोरी है और ये कोई फंक्शन ए है, और यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल ए हुआ है, ठीक से लिखते हैं, ए का कोई फंक्शन कॉल है। सो ये क्या करेगा, यहाँ पे इस पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा, इसको ले आके ऐसे। सो ये क्या, रिट्रीव द इनपुट फाइल्स ऑन द कोड ऑफ ऑल द प्रोसीजर एंड रेफर्ड एंड रिजॉल्व ऑल द एक्सटर्नल रेफरेंस टू एक्चुअल मशीन एड्रेसेस। यानी ये क्या करेगा, ये फाइल को लेगा, उसके कोड को यहाँ पे एक्चुअली जो मेन मेमोरी है वहाँ पे इंसर्ट करेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी हम लोग की मोबाइल बोल रहा हूँ, जो भी मेन मेमोरी एड्रेसेस से रिलेटेड इश्यूज होंगे वो लिंकर सॉल्व करते हैं। यानी लिंकर क्या करता है, जो भी इंटरनल फंक्शन कॉलिंग होती है, इंटरनल जो भी फाइल्स के नीडेड होती है, जो भी कोड नीडेड होता है, वो कोड क्या करता है, अब सेकेंडरी मेमोरी से उठाता है, मेन मेमोरी में कन्वर्ट करता है। और जब मेन मेमोरी में कन्वर्ट करता है तो जितने भी हम लोग को एड्रेस रिलेटेड इशू आते हैं वो लिंकर सॉल्व करता है। सो ये होता है मेन लिंकर का काम होता है। अब आते हैं लोडर में। ओके, लोडर क्या होता है, ये क्या करता है, ये क्या, इसका एज एन जैसे नाम ही सजेस्ट करता है, ये क्या करेगा, लोड्स एंड एग्जीक्यूटेबल
फाइल FILE फाइल इनटू मेमोरी। सो इसका सबसे पहला टास्क क्या होता है, जितनी भी EXE फाइल है उसको मेन मेमोरी में लोड करना। और सेकेंड क्या होता है, इनिशियलाइजिंग रजिस्टर हीप डेटा etc and start the execution। ठीक है, और क्या होता है, एड्रेसेस relocation is also done by loader। ठीक है, सो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या होता है, इसमें जितने भी हम लोग की EXE फाइल होती है उसको मेन मेमोरी में लोड करने का काम यही करता है। यानी जो हम लोग कोड तो पूरा रेडी है, उसको जो रन करेंगे तो मेन मेमोरी उसको लोड करना पड़ेगा, तो वो काम कौन करता है, लोडर करता है। अब लोडर क्या करता है, इनिशियलाइज करता है रजिस्टर को, हीप को, डेटा को, जो हम लोग ने EXE में हम लोग को पढ़ा था PCB के बारे में, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। सो उसको ही, उसमें हीप होता है, डेटा सेगमेंट होता है, रजिस्टर होता है, वो सबको क्या करता है, सबको क्या इनिशियलाइज करता है। और इसका एक और काम होता है एग्जीक्यूशन ठीक है। सो ये क्या कहते हैं, स्टार्ट द एग्जीक्यूशन। वही जो प्रोग्राम जब लोड हो गया तो एग्जीक्यूशन भी स्टार्ट होगा। यानी जितने भी एड्रेसेस रिलेटेड इशू होते हैं, वो भी क्या करते हैं, रजिस्टर, वो भी डन बाय द लोडर, वो भी रिजॉल्व क्या होते हैं, एड्रेस रिलोकेशन जितने भी होते हैं वो भी डन बाय द लोडर। सो लास्ट हम लोग जो लिंकर पढ़ा था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि जो एड्रेस का रिजॉल्व होता है वो एक्सटर्नल रेफरेंस होता है। यानी कि जो भी हम लोग का जो ए हो गया, जो एक्सटर्नल रेफरेंस कॉलिंग है वो जो होता है वो लिंकर के थ्रू होता है, बट जो उसका एड्रेस वाला सॉल्व पार्ट होता है वो सॉल्व होता है लोडर के थ्रू। सो यहाँ पे हम लोग का बेसिक क्लियर होता है, लिंकर लोडर हम लोग सब कन्वर्ट कर दिया। सो अब आते हैं कंपाइलर के ऊपर। ओके, सो कंपाइलर के हम लोग पहले फेजेस देख लेते हैं। सो मैं हेडिंग डाल देता हूँ, तो मैं साइड में सिलेक्ट करूँ, मेरे को बीच में जगह चाहिए। फेजेस ऑफ कंपाइलर। ठीक है, तो मेनली में 6 फेज होते हैं। तो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या होता है। सबसे वाइट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कंपाइलर में जानते हैं इनपुट क्या मिलेगा, प्योर, वेट यार क्या लिख रहा हूँ मैं, प्योर हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, अब ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कहाँ जाएगा, ये जाता है, थोड़ा सा मैं छोटा बनाने की कोशिश कर, क्योंकि एक डिब्बा हो गया, ये जाता है लेक्सिकल एनालाइजर पे, हो गया लेक्सिकल एनालाइजर स्पेलिंग क्या होगी, एनालाइजर भी गलत हो सकती है, पता नहीं, मैंने यही समझा। फिर ये लेक्सिकल एनालाइजर से हम लोग को जो आउटपुट मिलेगा वो जाता है इस पार्ट में, वेट, अब इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बोलते हैं सिंटैक्स एनालाइजर।
सिंटैक्स एनालाइजर, और यहाँ से हम लोग को टोकन मिलता है, टोकन जिसे बोलते हैं। अब इससे जो हम लोग को आउटपुट मिलेगा उसे क्या बोलते हैं, हम लोग को पार्स ट्री बोलते हैं, पार्स ट्री। और इस पार्स ट्री को हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे एज ए इनपुट भेजेंगे, ये हम लोग एज ए इनपुट भेजते हैं सिमेंटिक एनालाइजर में। सिमेंटिक एनालाइजर। अब उसके बाद हम लोग को आता है यहाँ से सिमेंटिक पार्स ट्री या एनोटेटेड पार्स ट्री। तो सिमेंटिक पार्स ट्री, ठीक है। सो यहाँ से सिमेंटिक पार्स ट्री हो गया। उसके बाद हम लोग सिमेंटिक पार्स ट्री को देते हैं, पार्स ट्री जो आता है वो जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसे बोलते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है। सो ये जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर में। और उसके बाद इंटरमीडिएट कोड जनरेटर जो है वो जाता है, उससे जो लोग को इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या जनरेट करेगा, ये सबसे टफ क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेगा। अब इससे हम लोग को इंटरमीडिएट कोड मिल। अब इंटरमीडिएट कोड का क्या होगा, हम लोग ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम लोग किसको भेजेंगे, कोड ऑप्टिमाइज़र को, कोड ऑप्टिमाइज़र, ठीक है। ये हो गया कोड ऑप्टिमाइज़र। अभी कोड ऑप्टिमाइज़र से हम लोग को जो ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलेगा, ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलेगा, इस ऑप्टिमाइज्ड कोड को हम लोग क्या करेंगे, दे देंगे, किससे दे देंगे, टारगेट कोड जनरेटर को। टारगेट कोड जनरेटर, ठीक है, टारगेट कोड जनरेटर। अब टारगेट कोड जनरेटर क्या करेगा, हम लोग को दे देगा टारगेट कोड। इसके से हम लोग को क्या है, असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। तो ये टोटल फेजेस होते हैं सर। पहले लेक्सिकल एनालाइजर होता है, जो लेक्सिकल एनालाइजर क्या होता है, टोकन देगा, टोकन को हम लोग क्या करेंगे सिंटैक्स एनालाइजर में देगा, सिंटैक्स एनालाइजर लोग पास ट्री देगा, पास ट्री क्या होता है सिमेंटिक एनालाइजर के पास जाता है, सिमेंटिक एनालाइजर क्या होता है सिमेंटिक पास ट्री देगा, और जो सिमेंटिक पास ट्री है वो जाता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पे, इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। और फिर उसके बाद इस कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए कोड ऑप्टिमाइजर को भेजते हैं, और कोड ऑप्टिमाइजर के साथ हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज करके देता है, फिर उससे हम लोग टारगेट कोड जनरेटर में देते हैं, तो हम लोग टारगेट कोड जनरेट करके देता है। सो ये होता है पूरा फेज ऑफ कंपाइलर, कैसे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग टारगेट कोड में लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ इसमें क्या होता है, हर फेज में कुछ ना कुछ डेटा पास होता है। जैसे लेक्सिकल एनालिसिस कुछ डेटा जो पास हो रहे हैं, तो उसे कुछ कॉमन डेटा हो जिसमें सब स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं। सो इस डेटा को हैंडल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंबल टेबल को, सिंबल टेबल। कुछ डेटा और इन्फॉर्मेशन पास होती है वन फेज टू अनदर फेज, तो वो होती है, हम लोग ऐसे ग्लोबली सिंबल टेबल बना देते हैं। सो इसी से हम लोग डेटा को रिसीव करते हैं और इसी में स्टोर करते हैं, सब से कनेक्ट होगा, सभी इसका एक्सेस कर सकते हैं हर फेज। यहाँ से हो गया और यहाँ से ये हो गया। और अगर इन सब फेज में कोई भी एरर आता है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए एरर हैंडलर होता है, एरर हैंडलर। सो ये एरर हैंडलर होता है, ठीक है। अब एरर हैंडलर भी सबसे कनेक्टेड होगा, क्योंकि एरर जो है हर फेज में आ सकती है। सो ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और ये भी ऐसे कनेक्ट हो गया।
ठीक है, ये वाले को दोबारा कनेक्ट करते, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग अपने सिलेबस की बात कर देते हैं। इनमें से हम लोग सिलेबस में क्या है, हम लोग के सिलेबस में सबसे पहले SGT नहीं है, सॉरी सिंटैक्स एनालाइजर नहीं, इसके जगह पे क्या है SGT है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, और टारगेट कोड जनरेटर नहीं है। फिर भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे, वरना ये हम लोग का सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो हम लोग बाकी सब फेजेस को अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, सो अब सारे फेजेस को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले आता है लेक्सिकल एनालाइजर, सबसे स्टार्टिंग में यही है, लेक्सिकल एनालाइजर, ठीक है, स्पेलिंग कुछ भी हो, क्या करना। हाँ, तो लेक्सिकल एनालाइजर को क्या बोलते हैं, स्कैनर भी बोलते हैं इसे, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, स्कैनर। अब ये क्या होगा, इसका एज ए इनपुट क्या मिलता है, ये जो इससे इनपुट जो मिलेगा वो मिलेगा कि इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, या फिर टेक्स्ट बोल सकते हैं इसे, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर, या बोल दो इसे टेक्स्ट भी बोल देते हैं, मेरे को टेक्स्ट बोलना ज़्यादा, इसी स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर बहुत लंबा होता है। सो ये जो हम लोग को स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, अब ये कन्वर्ट हो जाता है क्या, स्ट्रीम ऑफ टोकन में, स्ट्रीम ऑफ टोकन में, ठीक है। तो सबसे और क्या होता है, और ये फर्स्ट काम, दूसरा क्या, ये क्या करता है, कंस्ट्रक्ट सिंबल टेबल, ठीक है। सो अब ये क्या है, सिंबल, जैसे मैंने लास्ट फेज में बताया कि सिंबल टेबल जो होता है हर फेज से कनेक्टेड होता है, तो सबसे पहले फेज में सिंबल टेबल को बना लेते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को पास करने के लिए सिंबल टेबल का यूज़ होना ज़रूरी है। विदाउट सिंबल टेबल हमने कोई भी इन्फॉर्मेशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर नहीं पास कर पाएंगे। सो हम लोगों ने ये सिंबल टेबल बना दिया। अब क्या होगा, अब हम लोग देख लेते हैं, एक क्या बोल सकते हैं, या इसको मैं लिख देता हूँ, फिर बताता हूँ। टाइप ऑफ टोकन, काइंड ऑफ द टोकन इन एनी हाई लेवल, जो हम लोग हाई लेवल एज अ इनपुट मिल रही है, कैन इंक्लूड। अब टोकन होते क्या क्या हैं वो हम लोग देख ले। सबसे पहला हो सकता है, क्या हो सकता है, हम लोग कोई भी कीवर्ड हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है, कीवर्ड। सेकंड क्या हो सकता है, हम लोग को हो सकता है कोई ऑपरेटर हो, जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, और ऑपरेटर्स हो सकता है, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, आइडेंटिफायर हो सकता है। आइडेंटिफायर जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, वो वेरिएबल होते हैं, उसे ही हम लोग टेक्निकल टर्म आइडेंटिफायर बोल सकते हैं। और उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है कांस्टेंट, अगला पॉइंट है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे कोई न्यूमेरिक कांस्टेंट होता है, कोई स्ट्रिंग कांस्टेंट हो सकता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि न्यूमेरिक हो सकता है, और जैसे कैरेक्टर और स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग हो सकता है, वो भी कोई कांस्टेंट हो सकता है। तो ये होते हैं मेनली 4 तरह के ही होते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग का एक क्वेश्चन आ जाता है, तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इससे एग्जांपल देख लेते हैं। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अगर हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले लेट से इफ़, थोड़ा मैं दूर दूर लिख रहा हूँ ताकि आइडेंटिफाई करें, इफ़ एक्स लेस देन इक्वल टू वाई है, ग्रेटर ब्रैकेट थोड़ा सा इसको यहाँ पे ऐसे, और ये थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। और तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू 100, इतना है, ठीक है। ओके, ठीक है। सो ये क्या है, इफ़ क्या है, अगर हम लोग देखें तो कीवर्ड है, KW कीवर्ड डिनोट कर रहा है, ठीक है।
अब ये ब्रैकेट क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर और एक्स क्या है, एक आइडेंटिफायर है, और फिर ये क्या है, ये एक ऑपरेटर है, ये क्या है, ये एक क्या है, आइडेंटिफायर है, वेरिएबल नेम आइडेंटिफायर होते हैं, और ये क्या है, ये ऑपरेटर है, आइडेंटिफायर है, और ये क्या है, ऑपरेटर है, और ये क्या है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है, न्यूमेरिक कांस्टेंट है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ टोकन कितने हो जाएंगे, टोकन टोटल हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टोकन हो जाएंगे। सो इस तरह क्वेश्चन आते हैं गेट में कि नंबर ऑफ टोकन क्या होता है। सो हम लोग पढ़ तो लिए, टोकन के टैग पढ़ लिए हैं, टोकन जनरेट होता है, पर टोकन के डेफिनेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। सो अब हम देख लेते हैं टोकन्स होते क्या एक्चुअली। टोकन्स क्या होते हैं, बस ये भी होते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसा नया नहीं है। इसमें क्या होता है, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। अब इनको क्या कन्वर्ट कर देंगे हम लोग टोकन में, या स्ट्रीम ऑफ टोकन बोल सकते हैं, स्ट्रीम ऑफ टोकन में, ठीक है। तो वो स्ट्रीम ऑफ टोकन में कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर हम इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कन्वर्जन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करते हैं टोकन को रिकॉग्नाइज करने का। रेगुलर एक्सप्रेशन आर यूज्ड टू रिकॉग्नाइज टोकन, ठीक है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन ही है, वो यूज़ करते हैं रिकॉग्नाइज टोकन के लिए। और अगर इसके कुछ टूल्स की बात करें, जो जनरली हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं इस सब काम करने के लिए, वो होता है लेक्स एंड फ्लेक्स। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग को पता होनी चाहिए। तो रेगुलर एक्सप्रेशन से कैसे होता है, जैसे हम लोगों ने ऑटोमेटा में पढ़ा है, रेगुलर एक्सप्रेशन जो होता है वो बनता है NFA और DFA का। सो NFA को बनाना इजी होता है, जैसे हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले NFA को बनाया जाता है और उसका DFA कन्वर्ट किया जाता है, और DFA से रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया जाता है। नहीं, NFA DFA रेगुलर एक्सप्रेशन इन सब का यूज़ करके टोकन का हम लोग को टोकन को हम लोग कैटेगराइज करते हैं, या टोकन को रिकॉग्नाइज करते हैं। जो स्ट्रिंग होती है उससे टोकन कैसे निकालते हैं, वो चीज़ होता है। सो हम लोग को इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। सो इस फेज में इतना ही था। अब उसके बाद पढ़ते हैं सिंटैक्स एनालाइज़र। सो यही डाल लेते हैं सिंटैक्स एनालाइज़र, ठीक है। तो अब सिंटैक्स एनालाइज़र क्या होता है, बस जैसे नाम सजेस्ट करते हैं सिंटैक्स चेक करता है। अच्छा, इस फेज़ में और सिमेंटिक एनालाइज़र बहुत लोग कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। सो इससे प्रीवियस ईयर गेट में भी कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं इसी टॉपिक को लेकर। इट चेक्स syntax of given statement, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इसे हम लोग पार्सर भी बोलते हैं, पार्सर, ठीक है। और ये क्या करता है, हम लोग जो ग्रुप ऑफ टोकन एज ए इनपुट मिला है उसको क्या करेगा, एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, और जिसे हम लोग बोलते हैं, इसको पार्स ट्री बोलते हैं, पार्स ट्री। जैसे कि तो उसको हम देख लेते हैं। सो ये क्या कह रहा है, सिंटैक्स एनालाइजर को पार्सर बोलते हैं। सबसे पहले क्या चेक करेगा, सिंटैक्स देता है गिवन स्टेटमेंट का,
ये क्या करता है, ग्रुप ऑफ टोकन को हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर जिसे पास ट्री करते हैं। सो अब ये जो सिंटैक्स कैसे चेक करें स्टेटमेंट का, स्टेटमेंट हम लोग को ऐसे दिया रहेगा जैसे कि यहाँ पे कीवर्ड ऑपरेटर आइडेंटिफायर ऑपरेटर, ये स्टेटमेंट जो है वो हम लोग एज ए इनपुट मिलेगा। अब हम लोग चेक कर सिंटैक्स कैसे चेक, ऑपरेटर है उसके पहले, जैसे यहाँ पे कोई ऑपरेटर है, इसके पहले क्या होगा, एक आइडेंटिफायर होने चाहिए, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं उसे चेक करना पड़ता है। जैसे अगर बाइनरी ऑपरेटर उसके पहले होना चाहिए, अगर यूनरी ऑपरेटर है ठीक है तो उससे पहले कुछ और होना चाहिए, जो रूल्स होते हैं वो उसको उसके रूल्स के थ्रू चेक करता है। अब इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अब ये होता है टोकन क्या करते हैं, एक हायरार्किकल टोकन को क्या करता है, मतलब सिंटैक्स एनालाइजर क्या टोकन को जो होता है हायरार्किकल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करता है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे देखते हैं ID, लेट्स से ऐसा स्टेटमेंट है ID प्लस ID। सो इसका अगर स्ट्रक्चर देखें सबसे पहले E हो जाएगा, और E से E प्लस जो हम लोग ऑलरेडी सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री वगैरह जो लोग बेसिक है, सो E प्लस प्लस और E और ये प्लस हो जाएगा। बस फिर यहाँ से हम लोग ID डिराइव कर देते हैं, यहाँ से ID आ जाएगा, यहाँ से ID आ जाएगा, यहाँ से ID आ गया। सो ये कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है, इससे हम लोग ऐसे कर सकते हैं। और ये सो ये यहाँ से ID और ये प्लस को भी इंक्लूड किया, और यहाँ से ये प्लस को इंक्लूड करते हुए ये ID का ये ID यहाँ से इंक्लूड करते हुए यहाँ से ID प्लस ID ID हो गया, ठीक है। सो हम लोग जो रूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे जो हम लोग रूल्स के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे ये चेक करेगा कौन सा रूल होगा। तो ये हम लोग रूल यूज़ करते हैं CFG का, मतलब कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है, जो हम लोग ऑलरेडी TOC में पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में। सो उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ये टाइप चेकिंग करता है, ये सिंटैक्स चेकिंग होता है। सो इससे भी 1 नंबर क्वेश्चन या 2 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं कि CFG का सिंटैक्स जो एनालाइजर है कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करके टाइप चेकिंग करते हैं, सिंटैक्स चेकिंग करता है, तो CFG होता है। और इसके पहले वाले लेक्सिकल एनालाइजर में हम लोग चेक किए थे, तो वो क्या यूज़ करता है, कहाँ गया वो, ओके। सो सिंटैक्स एनालाइजर के बारे में जो हम लोग बात किए थे, वो क्या होता है, वो यूज़ करता है, कहाँ गया, टोकन, हाँ, ये रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज़ करता है, यानी कि ये रेगुलर लैंग्वेज का यूज़ करता है, RL का यूज़ करता है, वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का यूज़ कर रहा था, ठीक है। सो दोनों में फ़र्क है। तो इससे एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा लैंग्वेज कौन सा फेज में कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करेगा तो लेक्सिकल एनालाइजर है, और अगर सिंटैक्स एनालाइजर की बात करेगा तो CFG है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। अभी इस कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के बारे में हम लोग TOC में पढ़ते हैं, बट हम लोग को अभी आगे हम लोग का ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग देखेंगे। सो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग को, जैसे एक CFG दिया गया है, CFG EXP goes to फॉर एग्जांपल EXP प्लस EXP, ऐसे कुछ भी एक्सप्रेशन है शॉर्ट में EXP का। और फिर अगला दिया गया है EXP एस्ट्रिक EXP दिया गया, तो उसके बाद अगला स्टेटमेंट दिया गया है ब्रैकेट में EXP, थोड़ा सा पेन की निब का साइज छोटा, ठीक है, EXP ब्रैकेट में स्लैश, इसके बाद EXP ब्रैकेट है स्लैश में को दिया गया है यहाँ पे नंबर, ठीक है। ये हम लोग को क्या दिया है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दिया गया है, CFG दिया गया है, और हम लोग को जनरेट करना है 6*8*9। सो इसके लिए हम लोग को पास ट्री जनरेट करना है। ये हम लोग क्या दिया गया, ये हम लोग को स्ट्रिंग दिया गया है, और इसके लिए हमको पार्स ट्री क्या होगा ये पूछा गया है। तो डायरेक्टली तो सॉल्व कर देते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, स्टार्टिंग में तो EXP होगा। अब EXP, और यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे एक्चुअली प्लस है, ठीक है। सो EXP प्लस, तो सबसे पहले इसको और इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ से
EXP एस्ट्रिक EXP, ठीक है। अब इस EXP की जगह 6 आना है तो 6 क्या आ जाएगा, ID आ जाएगी या नंबर आ जाएगा, ठीक है। फिर ये EST का, फिर उसके बाद ब्रैकेट आना चाहिए। सो ब्रैकेट वाला यहाँ पे है, सो ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे एक ब्रैकेट, और यहाँ से EXP ये ब्रैकेट। सो अब यहाँ 8+9 लाना है, यानी प्लस वाला ऑपरेटर होना चाहिए, तो हम लोग फर्स्ट वाले को ले लेते हैं। ये है EXP प्लस EXP हो जाएगा। अब बस इसकी जगह हम लोग को ID जनरेट कर देना है, इसकी जगह भी हम लोग को ID जनरेट कर देना है। सो हम लोग का ये CFG का पास ट्री तैयार हो गया है। अब इसको हम लोग देखते हैं, तो ये हो जाएगा ID एस्ट्रिक ले लिए, ब्रैकेट ले लिए, ID ले लिए, प्लस ले लिए, ID ले लिए। अब इसके बाद यहाँ से ये ब्रैकेट ले लिए, सो ये ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पे, ID हो गया, प्लस हो गया, फिर ये ब्रैकेट हो गया, एस्ट्रिक हो गया, और ये ID है। सो ये हम लोग का पूरा आउटपुट आ जाएगा। फिर अब ये फेज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं सीमेंटिक एनालिसिस। अभी हम लोग इस सारे स्टेट के बाद इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके बाद इन डेप्थ भी पढ़ेंगे, तो हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसके बाद सीमेंटिक एनालाइजर है, सीमेंटिक एनालाइजर। अब ये सीमेंटिक एनालाइजर क्या होता है? सो ये क्या करता है, टाइप चेकिंग परफॉर्म करता है। यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका टाइप चेकिंग। टाइप चेकिंग, और ये क्या करता है, ये क्या करता है, ensures that program is या फिर program fit together meaningfully। ठीक है, मतलब टाइप चेक करता है और चेक करता है कि जो स्टेटमेंट लिखा है उसका कुछ मीनिंग है कि नहीं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, सो अगर हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल चेक करते हैं, सो एग्जाम्पल लेट से A+B है। सो यहाँ से एक पॉइंट आता है जो अगर इसे सिंटैक्स में चेक करेंगे, सो ये सिंटैक्स में क्या होगा, सिंटैक्स एनालाइजर इसको अगर चेक करता है, सो ये क्या चेक करेगा, ये प्लस ऑपरेटर है एंड 2 ऑपरेंड्स है, देन ओके है। इट डजंट मैटर, सॉरी, या फिर ऐसे लिखते हैं टाइप ऑफ A एंड B डजंट मैटर। ये ऑपरेंड्स की हम लोग आइडेंटिफायर कर सकते हैं, 2 आइडेंटिफायर्स, ठीक है, मैटर। सो अगर इफ A is array and B is function, then also it valid for syntax analyzer। ठीक है, सो सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, वो खाली चेक करते हैं यहाँ पे जो प्लस लगा और 2 ऑपरेंट है तो ठीक है, ओके है। अब A कुछ भी हो सकता है, B कुछ भी हो सकता है, इससे सिंटैक्स एनालाइजर को फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो सीमेंटिक एनालाइजर वो यहाँ पे चेक करता है कि ये जो मीनिंगफुल है कि नहीं, और टाइप अगर चेक करे दोनों आपस में कंपैटिबल है कि नहीं।
वो क्या कौन करता है, वो होता है सिमेंटिक एनालाइजर। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो मैं बात कर रहा था कि सिंटैक्स एनालाइजर सिमेंटिक एनालाइजर, लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। सो यहीं पे होती है। सो अगर ये है, हाँ, सो ये क्या करेगा, सो ये क्या करेगा, चेक्स whether the two operand together are type compatible और नॉट। ठीक है। सो ये चेक करता है कि कंपैटिबल है कि नहीं दोनों आपस में। ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर कंपैटिबल नहीं तो एरर जनरेट करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे उसमें कंपाइलर में हम लोग क्या करते हैं, कंपाइल टाइम एरर की बात करते हैं, रन टाइम एरर की बात नहीं करते हैं। क्योंकि कंपाइलर है तो कंपाइल टाइम एरर होगा, रन टाइम तो हम लोग सोच भी नहीं रहे हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टैटिक टाइप चेकिंग बोलते हैं, टाइप चेकिंग बोलते हैं। सो जो स्टैटिक टाइप चेकिंग होती है वो क्या होती है, इज द बेसिक फंक्शनैलिटी ऑफ सिमेंटिक एनालाइजर। ठीक है, सिमेंटिक एनालाइजर होता है ड्यूरिंग पार्सिंग information concerning variable is stored in सिंबल टेबल। ये वही बात है जो हम लोग पढ़ चुके हैं, यानी कि जो स्टैटिक टाइप चेकिंग होती है वो फंक्शनैलिटी और सिंटैक्स एनालाइजर है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लोग बहुत ज़्यादा इसमें भी कंफ्यूज होते हैं। लोग बहुत सिंटैक्स एनालाइजर को ही समझते हैं कि उसमें स्टैटिक टाइप चेकिंग होती है, क्योंकि वो सिंटैक्स जनरेट करते देता है जनरली कंपाइलर्स में। बट वो टाइप चेकिंग वगैरह होती है, वो क्या करता है, ये जो स्टैटिक टाइप चेकिंग है वो क्या करता है, सिमेंटिक एनालाइजर का पार्ट है, सिंटैक्स एनालाइजर का नहीं है। हाँ, तो सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, ड्यूरिंग द पासिंग इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द वेरिएबल स्टोर्ड इन द वेट ड्यूरिंग द पासिंग कंसर्निंग, हाँ ठीक है। सो ड्यूरिंग द पार्सिंग, क्या हो गया, ड्यूरिंग द पार्सिंग कब होता है, वो होता है सिंटैक्स एनालाइजर। जो सिंटैक्स एनालाइजर टेबल वेरिएबल सिंबल में जो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। सो दिस इंफॉर्मेशन दिस info is used by semantic analysis, semantic analyzer to perform टाइप चेकिंग।
ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन हम लोग के लास्ट फेज़ में, यानी जो फर्स्ट फेज़ सेकंड फेज़ में किया है, जैसे सिंटैक्स एनालिसिस या फिर लेक्सिकल एनालिसिस, जो इन्फॉर्मेशन हम लोग स्टोर की थी वो सारी यूज़ होती है और यहाँ पे टाइप चेकिंग के लिए होती है। तो इसी का यूज़ करके जो हम लोग का सिमेंटिक एनालाइजर है वो टाइप चेकिंग करता है। सो यहाँ पे सिमेंटिक एनालाइजर ख़त्म होता है। अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं इंटरमीडिएट कोड जनरेटर की। इसके बारे में बहुत थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे क्योंकि ये हम लोग का पार्ट नहीं है। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, ठीक है। सो ये क्या कर रहा है, क्या करता है, जो हम लोग को जो क्या बोलते हैं हम लोग को, जो पार्ट्स या सिमेंटिक पार्ट्री है, क्या बोलते हैं उसे, पार्ट्री नहीं, हाँ सिमेंटिक पार्ट्री है, यानी जो हायरार्किकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका काम क्या है, जो हम लोग हायरार्किकल क्या मैं लिख रहा हूँ, जो या सीधा सीधा मैं लिखता हूँ सीमेंटिक, ठीक है, सीमेंटिक पार्ट्री है। अब इसको क्या लेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा इंटरमीडिएट कोड में, इंटरमीडिएट कोड में। तो इसका मेन काम यही होता है। और इंटरमीडिएट कोड जो होता है वो असेंबली कोड होता है, काइंड ऑफ असेंबली, जैसे कि हम लोग लिखते थे। ओके, इंटरमीडिएट कोड में जनरेट कर देगा। अब इसके ये गोल क्या होते हैं, या फिर इसकी जो दो प्रॉपर्टी होती है, ये टू प्रॉपर्टीज़, तो इसकी दो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो सबसे पहला होता है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था कि व्हाट इज दो प्रॉपर्टी, मतलब दो प्रॉपर्टीज़ के बारे में ऐसे एमसीक्यू पूछा था। पहला क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए एंड इजी टू जनरेट। दूसरा क्या है, शुड बी इजी टू कन्वर्ट इनटू टारगेट लैंग्वेज, LangUAG, ठीक है। हाँ, सो अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं इंटरमीडिएट कोड क्या होता है। जो हम लोग का सिंटैक्स या सिमेंटिक पार्ट्स होता है उसको लेते हैं, इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करता है, और इसकी दो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो ये क्या करता है, सिंपल टू इजी कोड, मतलब इसकी दो प्रॉपर्टीज़ क्या है, जो कोड जनरेट करेगा वो क्या सिंपल होना चाहिए, इजी टू जनरेट होना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है, इजी टू कन्वर्ट इनटू टारगेट लैंग्वेज। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होती है। और ये इंटरमीडिएट कोड को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वो इसको अगर हम वैसे लिखें, इट कैन बी represented in different ways। तो मेनली चार तरीके होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। सो पहला क्या होता है, सिंटैक्स ट्री, दूसरा क्या होता है, डायरेक्ट एसाइक्लिक ग्राफ, एसाइक्लिक ग्राफ हो गया। और तीसरा क्या हो गया, पोस्टफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन।
पोस्टफिक्स नोटेशन होगा। तीसरा क्या हो गया, चौथा का 3 एड्रेस कोड। तो सबसे ज़्यादा हम लोग इसको यूज़ करते हैं इन दोनों का, जो कि डैग होता है और 3 एड्रेस कोड होता है। सो अब आता है कोड ऑप्टिमाइज़र। सो कोड ऑप्टिमाइज़र, सो कोड ऑप्टिमाइज़र होता है। कोड ऑप्टिमाइज़र क्या होता है, सिंपली कोड को ऑप्टिमाइज़ करता है। इसका मेन गोल जो होता है, इसको मैं गोल की बात करूं तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये होता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। ये PYQ का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि मेन गोल ऑफ कोड ऑप्टिमाइज़र क्या है, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। और इसमें क्या होता है, यार रेड से नहीं लिखूँगा, रेड से दिखता नहीं है, ब्लू से लिखता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना। तो इसमें क्या हो जाता है, रिमूव कर देता है, रिमूव क्या करते हैं, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड बोल सकते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑपरेशन हो गया। जो कोड में एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं या जो मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, जिसको सिंगल ऑपरेशन कन्वर्ट किया जा सकता है, तो उसको हटा देता है और नंबर ऑफ लाइन्स को रिमूव करता है। तो इसके सबसे पहला आता है कांस्टेंट फोल्डिंग। सो कांस्टेंट फोल्डिंग में समझ आ रहा है, यानी दो या दो से ज़्यादा कांस्टेंट होंगे, उसको आपस में मर्ज कर देंगे। जैसे कि अगर लिखा गया है I इक्वल टू 4 + j-5, सो इसको कन्वर्ट करके हम लोग कर देंगे, ये हो जाएगा I इक्वल टू j-1। सो यहाँ पे जो दो वेरिएबल थे वो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, इस दो कांस्टेंट तो सिंगल कांस्टेंट कन्वर्ट हो गया। सो बार बार क्या हो रहा था, 4 + j-5 करना पड़ा, 4 + j-5। अब क्या होगा, j-1 डायरेक्टली कर दो, ये हो गया। फिर अब अगला देखते हैं, अगला क्या होता है, वो होता है कांस्टेंट प्रोपगेशन। कांस्टेंट प्रोपगेशन, सो ऐसा लग रहा है कांस्टेंट को प्रोपगेट करेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह आगे बढ़ाएंगे, जैसे नाम से समझ आ रहा है। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, I इक्वल टू लेट से 3 है एंड j इक्वल टू I + 2 है। सो इन दोनों ऑपरेशन को लेके हम लोग ऐसे कर देंगे, I इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 5। तो इससे क्या होगा, हम लोग को जब भी j की ज़रूरत हो रही थी तो हम लोग I + 2 कर रहे थे, बार बार I + 2 कर रहे थे, पर I तो कांस्टेंट है। सो हम लोग डायरेक्टली I की वैल्यू यहाँ पे रख के तो ऐड कर दिया, तो j इक्वल टू 5 हुआ। तो यहाँ पे जो एडिशन वाला ऑपरेशन था वो कम हो गया। सो इससे हम लोग का कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसे कोड प्रोपगेशन बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपगेशन। जो कांस्टेंट की जो वैल्यू है उसको डायरेक्टली रख देना है और इन द इंस्ट्रक्शन, या फिर इन द इंस्ट्रक्शन ही बोलेंगे उसे, या इन द स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ये हो गया कांस्टेंट प्रोपगेशन। इसके बाद आता है अगला हेडिंग, 3rd नंबर है, जिसे हम लोग बोलते हैं कोड मोशन। ऐसे नाम समझ नहीं आ रहा कि पूरा कोड ही हम लोग मूव कर देंगे। लास्ट वाले में लोग सिर्फ कांस्टेंट को मूव कर रहे थे, इसमें पूरा कोड ही मूव कर देंगे। इसे और भी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी रिडक्शन ही बोलते हैं, रिडक्शन। हाँ, तो उससे मेनली दो फ्रीक्वेंसी रिडक्शन से ही पता चल रहा है कि हम लोग कोड को जो मल्टीपल टाइम्स कोई लाइन रन कर रहे हैं उसको सिंगल टाइम में या फिर उससे कम टाइम में रन कर ट्राई करेंगे। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक फॉर लूप है, फॉर लूप में I इक्वल टू 0 है और लेट से I <= इक्वल टू 500 है, और यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे भी, और यहाँ से I ++ है। सो यहाँ पे अगर हम देखें A इक्वल टू क्या हो रहा है, sin x अपॉन cos x हो रहा है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है I से। सो ये हो रहा है, और सो यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं
क्लियर? ये देखिए जो साइन एक्स बाई कॉस एक्स ये क्या है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं हो रही थ्रू आउट द लूप। सो बार बार हम लोग अगर यहाँ से 501 बार 501 टाइम्स अगर लूप चल रहा है तो 501 टाइम्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स साइन एक्स बाई कॉस एक्स कैलकुलेट होगा, जो कि हम लोग का टाइम बहुत ज़्यादा ले लेगा। इसको हम लोग मूव करके एज ऊपर रख देते हैं आउट ऑफ द लूप, तो इसे बोलते हैं लूप मोशन या फिर क्या लूप इनवेरिएंट बोलते हैं इसे, लूप इनवेरिएंट, इसे लूप इनवेरिएंट बोलते हैं। सो ये जो कोड है हमारा वो यहाँ पे कन्वर्ट होकर ऐसा हो जाएगा, लेट से आई इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स हो जाएगा, और यहाँ से फॉर लूप हो जाएगा आई इक्वल टू 0, आई लेस देन आर इक्वल टू 500, और यहाँ से आई प्लस प्लस हो गया, और यहाँ पे देखें ए इक्वल टू आई प्लस प्लस नहीं सॉरी आई एस्ट्रिक स्मॉल आई सेमी कॉलन। सो इससे क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स लेस हो गया, और आई जो है एक ही बार कैलकुलेट हो रहा है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, बार बार यूज़ हो जा रहा है। सो ये हो गया कोड मोशन और फ्रीक्वेंसी रिडक्शन या लूप इनवेरिएंट बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगला टाइप पढ़ते हैं, चौथा नंबर जो है, फोर्थ नंबर, ये क्या है, कॉमन सब एक्सप्रेशन, कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, जिससे हम लोग डैग के थ्रू सॉल्व करते हैं। इसका डैग में बहुत ज़्यादा यूज़ है इस तरह का। सो अब ये कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन क्या होता है, ऐसे नाम ही समझ आ रहा है, कोई एक्सप्रेशन होगा उसे हम एलिमिनेट कर देंगे, और एक्सप्रेशन का पार्ट होगा सब एक्सप्रेशन है। जैसे कि a इक्वल टू अगर दिया है 100 इंटू बी प्लस सी, और यहाँ पे अगर दिया है d इक्वल टू 200 एस्ट्रिक 8 प्लस बी प्लस सी ऐसे दे दिया है, और थर्ड नंबर मान लेते ई दे दिया है, ई क्या है a प्लस बी प्लस सी ऐसे कुछ दिया गया है। सो यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं जो यहाँ बी प्लस सी है वो यहाँ बार बार कैलकुलेट हो रहा है। सो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे t इक्वल टू बी प्लस सी कर दिया, a इक्वल टू 100 इंटू टी हो गया, 100 इंटू टी हो गया, और यहाँ से d इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 इंटू 8 प्लस टी हो जाएगा, और e इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस टी हो जाएगा। सो इससे क्या हो गया, हम लोग बार बार बी प्लस सी हर स्टेटमेंट में करना पड़ रहा था, अब नहीं करना पड़ा। तो ये जो हो गया हम लोग का एफिशिएंसी से इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि इस टाइम कम लगेगा। अब फिफ्थ एंड लास्ट आता है, क्या आता है, स्ट्रेंथ रिडक्शन, और स्ट्रेंथ रिडक्शन। सो इसमें क्या होता है, हम लोग क्या कॉस्टली ऑपरेशन को चीपर ऑपरेशन में कन्वर्ट कर, जिससे 2 इंटू एक्स ऐसे लिखा है तो इस मल्टीप्लिकेशन कॉस्टली ऑपरेशन है, उससे प्लस एक्स ऐसे कर लेंगे तो ये चीपर ऑपरेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे 2 और इंटू एक्स है, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स को हम लोग क्या कर देंगे लेफ़्ट शिफ्ट कर देंगे 1 से। सो ये हो जाएगा लेफ़्ट शिफ्ट। ओके, सो ये लेफ़्ट शिफ्ट हो जाएगा। सो ये वाला जो ऑपरेशन था ये होता है कॉस्टली, और ये सारे ऑपरेशन क्या है चीपर ऑपरेशन है। इसको करने के लिए ये करना इजी होता है, इसमें मेमोरी की ज़रूरत कम होती है और इसे प्रोसेसिंग टाइम कम लगता है। सो ये कॉस्टली ऑपरेशन है, चीपर ऑपरेशन, इसके लिए मेमोरी की ज़रूरत ज़्यादा लगेगी और इससे टाइम लगेगा कैलकुलेट करने में प्रोसेसर को। सो अब आते हैं लास्ट पार्ट में, टारगेट कोड जनरेशन।
जो कि हम लोग के सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये CO का पार्ट है। सो टारगेट, फिर भी हम लोग को बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। कोड जनरेटर, अब टारगेट कोड जनरेटर क्या करता है, ऑप्टिमाइज कोड को लेगा और उसे क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। यानी कि क्या करेगा, ये जो हम लोग का ऑप्टिमाइज्ड कोड है, ऑप्टिमाइज्ड कोड को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। ठीक है, तो ये मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया। और ये क्या हो सकता है, असेंबली कोड या फिर असेंबली कोड, या डायरेक्टली बाइनरी कोड भी हो सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है, टू डिज़ाइन अ टारगेट कोड, टू डिज़ाइन द डिज़ाइनर टारगेट कोड जनरेटर, राइट, जनरेटर, टू डिज़ाइन टारगेट कोड जनरेटर, डिज़ाइनर टारगेट मशीन, डिज़ाइनर should have complete knowledge of टारगेट कोड। ठीक है, सो टू डिज़ाइनर, भाई सिंपल सी बात है कि डिज़ाइनर अगर टारगेट कोड जनरेटर डिज़ाइन कर रहा है तो उसे मशीन कोड या टारगेट कोड की नॉलेज होनी चाहिए। सो इसी बात को यहाँ पे लिखा गया है। और सो यहाँ अब हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर फेज़ की ले ली है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक एक फेज़ को इन डेप्थ पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया, सारे फेजेस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है। अभी हम लोग को 2 पार्ट बचे हुए हैं, जो कि सिंबल टेबल और एरर हैंडलर है, उसे भी हम लोग आगे पढ़ते हैं अब। सो अब हेडिंग डालते हैं, सिंबल टेबल। ओके, सो मैंने टाइम का ध्यान नहीं दिया था, तो सिंबल टेबल को हम लोग कल पढ़ते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया वो सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ओके, ये हो गया। सो सबसे पहले हम लोग गेट 2027 के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम लोग TOC पढ़ चुके हैं, उसके कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ेंगे, फिर हम लोग इसको अल्टरनेट डेज पर रिलीज़ करेंगे। और जैसे कि आज कौन सा दिन है, वो तो मैं भूल गया आज कौन सा दिन है, वेट, आज वेंसडे है। अच्छा, ओके, सो आज वेंसडे है, तो जैसे थर्सडे को अब कल आएगा TOC का वीडियो, फिर उसके बाद कंपाइलर डिज़ाइन से अल्टरनेट डेज पे आएगा, सैटरडे संडे होगा। सो वहाँ पे कुछ रिवीजन हो सकता है। और या PYQ सैटरडे को मैं सोच रहा हूँ करने को, और संडे को मैं क्या कर रहा हूँ, संडे को मैं सोचा टेस्ट सीरीज सॉल्व करने का। जैसे हमने लास्ट संडे को TOC किया का एक कुछ TOC किया था, वैसे इस संडे को हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं। कंपाइलर डिज़ाइन भी हो सकता है, TOC भी हो सकता है, जैसे देखते, क्योंकि अभी तो 2-3 दिन में देखते कितना सिलेबस हो पाता है, उसके अकॉर्डिंग हो पाएगा। फिर उसके बाद हम लोग कंपाइलर डिज़ाइन स्टार्ट कर दिया। तो कंपाइलर डिज़ाइन का सबसे पहले क्या गोल क्या है, कंपाइलर डिज़ाइन का गोल है
कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज, जैसे असेंबली लैंग्वेज है तो कंपाइलर डिजाइन को इनपुट में हाई लेवल लैंग्वेज मिलती है और लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देता है। तो उसके बाद क्या होता है इंटरप्रेटर, हम लोग पढ़ाते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है, वर्क सिमिलर टू द कंपाइलर, जैसे कंपाइलर वर्क करता है वैसे इंटरप्रेटर भी वर्क करता है। और मोस्ट ऑफ फेजेस लाइक लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस सेम एज अ कंपाइलर। सो सिंटैक्स एनालिसिस जैसे इंटरप्रेटर कंपाइलर सब फेजेस, दोनों फेजेस कॉमन होते हैं। सिंटैक्स एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस, ये सब कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जो कॉमन दोनों में ही होते हैं। अब क्या होता है इंटरप्रेटर कर करते एक स्टेटमेंट को लेगा, उसे चेक करेगा एरर फ्री, अगर एरर फ्री है डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट कर दे, आउटपुट देगा और उसके रिस्पेक्टिव कोई कोड जनरेट नहीं करता। और जबकि कंपाइलर क्या करता है पूरे कोड के एक साथ कंपाइल करता है, उसके अकॉर्डिंग कोड जनरेट करता है लो लेवल लैंग्वेज, और एग्जीक्यूटर क्या करता है डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है। कंपाइलर क्या होता है फास्टर होता है इंटरप्रेटर से, क्योंकि इंटरप्रेटर को बार बार क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, फिर चेक करना पड़ता है कि एरर है कि नहीं, एरर नहीं तो आउटपुट तो फिर आकर रीड कर, फिर जो ऐसे बार बार आना जाना लगा रहता है। कंपाइलर में क्या होता है डायरेक्टली एक बार में आया और सबको रीड करे, उसे अकॉर्डिंग कोड जनरेट किया और चला गया। तो इसलिए कंपाइलर को कम टाइम लगता है अगर देखेंगे, और इंटरप्रेटर को ज़्यादा टाइम लगता है। बट इंटरप्रेटर कुछ भी एडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि सबसे पहला एडवांटेज है कि अगर प्रोग्राम बहुत सिंपल है, हमको एक ही बार एग्जीक्यूट करना है, तो इंटरप्रेटर को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और दूसरा क्या इंटरप्रेटर जो होता है मोर पोर्टेबल होता है। अगर एक मशीन के लिए हम लोग इंटरप्रेटर बना लिया तो उसे दूसरे मशीन बनाने के लिए मतलब बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत मतलब कुछ कोड को चेंजेस करके बनाया जा सकता है। बट अगर कंपाइलर हमने एक मशीन के लिए बना लिया और दूसरे मशीन को उसको कन्वर्ट करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की जरूरत होगी। और कुछ लैंग्वेज होती है जैसे जावा होती है, वो क्या करती है इंटरप्रेटेड भी होती है, कंपाइल भी होती है। सबसे पहले वो इंटरप्रेटेड इनटू बाइट कोड होता है, दूसरा जो बाइट कोड होता है उसे कंपाइल किया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था कि लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज है उसको एग्जीक्यूटिबल कोड में कैसे कन्वर्ट होता है। सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसर होता है। अब प्री प्रोसेसर क्या होता है, प्री प्रोसेसर होगा जो प्योर हाई लेवल लैंग्वेज प्योर हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट करेगा। अब ये प्योर हाई लेवल लैंग्वेज होती है कंपाइलर में जाते हैं जो हम लोग को असेंबली कोड देता है। अब इस असेंबली कोड को हम लोग असेंबलर को देते हैं। असेंबलर क्या करता है रिलोकेबल मशीन कोड बनाता है, उसे लिंकर लोडर के पास जाता है, उसे EXE कोड देते हैं जिसे एब्सोल्यूट मशीन कोड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उसका प्री प्रोसेसर के बारे में। अब प्री प्रोसेसर के बारे में हम पढ़ते हम लोग जाना कि सबसे इसका मेनली 3 टास्क होता है। पहले माइक्रो प्रोसेसिंग होता है, फाइन इंक्लूजन होता है, लैंग्वेज एक्सटेंशन होता है। माइक्रो प्रोसेसिंग क्या होता है, जितने हम लोग आइडेंटिफायर होते हैं उसे उस रिस्पेक्टिव वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देता है। और दूसरा क्या होता है फाइल इंक्लूजन होता है। फाइल इंक्लूजन मतलब जितने भी हम लोग हेडर फाइल से इंक्लूड करते हैं उस फाइल के एक्चुअली सोर्स को इंक्लूड करता है और उस लाइन को हटा देता है। लैंग्वेज एक्सटेंशन मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हम लोग कोड प्रोवाइड करना है, जैसे डेटाबेस को क्वेरी करना है, कुछ भी हो गया, तो वो क्या करता है लैंग्वेज एक्सटेंशन उसको क्या बोलते हैं इनेबल करता है। और जैसे हम लोग प्योर हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जाने तो हाई डिफाइन वगैरह जितने भी सब हट जाएंगे तो उसे प्योर हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। अब प्योर हाई लेवल लैंग्वेज क्या कंपाइलर में जाते हैं, कंपाइलर को हम लोग डिटेल में आगे पढ़ते ही हैं, तो इसलिए हम लोग असेंबलर के बारे में पढ़े थे। असेंबलर में क्या होता है, पहले असेंबली लैंग्वेज को इनपुट देते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज क्या होती है वो देखे थे। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, हम लोग नेम का यूज़ करते हैं रादर देन बाइनरी हो गया। जैसे कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा गया तो बाइनरी में कुछ ऐसे गंदा से लिखा रहेगा 010 फॉर्मेट जो हम लोग बिल्कुल समझ जाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं ऐसे हम लोग उसे एक न्यूमेरिक सिंबल या नेम दे देते हैं, जैसे ऐड हो गया, A हो गया, B हो गया। सो इससे इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट देते हैं जिससे समझना ईजी होता है। तो अब ये तो हो गया असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो हम लोग उसका असेंबलर को पढ़े थे। असेंबलर की ज़रूरत क्या होती है, असेंबलर क्या होता है जो मेन मेमोरी लोकेशन असाइन करने का ही होता है। जैसे हम लोग आइडेंटिफायर होता है, जैसे हम लोग एक वेरिएबल A बनाया तो उससे A को जो एक्चुअल मेमोरी असाइन करना है वो कौन करता है, असेंबलर करता है। ठीक है, उससे असेंबलर को जो हम लोग को कोड जनरेट करता है वो क्या होता है रिलोकेटेबल मशीन कोड होता है। अब ये रिलोकेटेबल मशीन कोड होता है वो एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट होता है जो कि लिंकर लोडर करता है। जैसे कि हम लोग के पास यहाँ पे प्रोग्राम है जिसमें से कुछ मल्टीपल लाइन लिखी हुई है, सो उसे जो एड्रेस कन्वर्जन हो गया या मेमोरी में एलोकेट करना होगा ये सब कौन करता है, लिंकर लोडर ही करता है। अब लिंकर लोडर में भी क्या होता है, लिंकिंग सेक्शन होता है। लिंकिंग सेक्शन क्या होता है, जो मैं प्रोग्राम के मल्टीपल फाइल्स होती हैं उसको क्या करता है एक फाइल में मर्ज करता है और उसे EXE फाइल में कन्वर्ट करता है। लिंकिंग काम होता है ये। अब लिंकिंग काम में क्या होता है, लिंकर होता है। लिंकर क्या करता है, और जो जैसे मेन मेमोरी में है कोई भी कोड की ज़रूरत हुई है तो उस पार्ट कोड को मेन मेमोरी में लेके आने का काम होता है और लिंकर का होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था लोडर के बारे में। लोडर क्या होता है, जो हम लोग का मेमोरी एलोकेट करना होगा, रजिस्टर को असाइन करना होगा, जैसे PCB होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, तो ये PCB में क्या होता है हीप होता है, डेटा सेगमेंट, रजिस्टर सेगमेंट, तो उन सबको इनिशियलाइज करना हो गया। और जो मेमोरी जो फाइल को हो गया मेन मेमोरी लोड करना हो गया। और जो भी एड्रेस रिलेटेड इशू होते हैं वो लोडर सॉल्व करता है।
फिर उसके बाद हम लोग ने फेजेस और कंपाइलर पढ़ लिया। जैसे टोटल 6 फेजेस होते हैं। सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर होता है, सिंटैक्स होता है, सिमेंटिक होता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर होता है, कोड ऑप्टिमाइजर और टारगेट कोड जनरेटर होता है। तो इन सब में कुछ ना कुछ डेटा पास होता है हर फेज से दूसरे पे, और डेटा पास होता है सिंबल टेबल के फॉर्मेट में। अगर इनकेस कोई एरर आती है उसको सॉल्व करने के लिए एरर हैंडलर होता है। और तो अब सबसे पहले हम लोग पढ़ा था लेक्सिकल एनालाइजर के बारे में, इसको स्कैनर बोलते हैं। इसका मेन काम करता है, हम लोग स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर हम लोग देते हैं, उसे टोकन में कन्वर्ट करता है, और यही कंस्ट्रक्ट करता है सिंबल टेबल को। इसका 2 काम मेनली होते हैं, जो कैरेक्टर आ रहा है उसको टोकन में कन्वर्ट करना, दूसरा क्या होता है सिंबल टेबल कन्वर्ट करना। और टोकन मेनली 4 तरह के होते हैं। कीवर्ड होता है, आइडेंटिफायर होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ऑपरेटर होता है। कीवर्ड, आइडेंटिफायर, ऑपरेटर, कॉन्स्टेंट। फिर से आगे हम लोग देखते एग्जांपल देखा, जैसे हम लोग यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन लिख लिया था, और इंस्ट्रक्शन में हम लोग देखा था कौन सा ऑपरेटर और कौन सा टोकन, और टोटल टोकन और 9 हो गया। तो सारे टोकन है और टोटल 9 टोकन हो गया इसमें। आप तो उसके बाद आगे पढ़े थे टोकन होता क्या, हम लोग डेफिनेशन और टोकन पढ़े थे। तो डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं, वही जो कैरेक्टर है उसको टोकन में कन्वर्ट कर दिया, उसी को टोकन बोलते हैं। फिर अब टोकन में कन्वर्ट करने के लिए जो रूल्स होते हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, वो हम लोग यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन का। इन डिटेल में हम लोग जानने की कोई जरूरत नहीं है। सो रेगुलर एक्सप्रेशन में जनरल क्या होता है, NFA वगैरह का यूज़ होता है, NFA DFA का। और जो टूल्स यूज़ करते हैं लेक्स होता है, फ्लेक्स होता है मेनली। और फिर उसके बाद हम लोग पढ़ा था सिंटैक्स एनालाइजर के बारे में। सिंटैक्स एनालाइजर को हम लोग पार्सर भी बोलते हैं। पार्सर क्या करता है, ट्री जनरेट करता है, जो हम लोग टोकन दिए रहते हैं उसे एक ट्री बना देगा, और उसे पास ट्री बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एक टोकन है ID + ID ऐसे करके है, तो उसे ऐसे पास ट्री में जनरेट कर दिया। अब बस सिंटैक्स एनालाइजर क्या होता है, CFG का यूज़ करता है ट्री को जनरेट करने के लिए। फिर जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिया था, यहाँ पे कुछ ऐसे आया था। और फिर उसके बाद हम लोग सिमेंटिक एनालाइजर के बारे में पढ़ा था। सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, टाइप चेकिंग करता है। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, CFG का यूज़ करता है, और ये सिमेंटिक एनालाइजर का टाइप चेकिंग का। टाइप चेकिंग मतलब अगर सिंटैक्स एनालाइजर A + B को देखेगा तो यहाँ देखेगा बाइनरी ऑपरेटर और यहाँ पे 2 ऑपरेंड है, ओके कोई दिक्कत नहीं है, टाइप चेकिंग करेगा। A क्या है, A स्ट्रिंग है, B क्या है, कैरेक्टर है, कंपैटिबल है कि नहीं, से सिंटैक्स एनालाइजर कोई मतलब नहीं, ये सिमेंटिक एनालाइजर करता है। सो ये हो गया कंपैटिबल और नॉट, ये सिमेंटिक एनालाइजर करता है। तो इससे सिमेंटिक एनालाइजर सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क होता है टाइप चेकिंग होता है, इससे स्टैटिक टाइप चेकिंग बोलते हैं। जो स्टैटिक टाइप चेकिंग होता है सिमेंटिक एनालाइजर का पार्ट होता है, वो सिंटैक्स एनालाइजर का पार्ट नहीं होता। और उसमें का जो सिंबल टेबल हम लोग इन्फॉर्मेशन अब तक स्टोर करके रखे, उन सब इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके ये टाइप चेकिंग करता है। फिर उसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। अब इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करेगा, जो हम लोग सिमेंटिक पास ट्री जनरेट किया उससे इंटरमीडिएट कोड जनरेट करके देगा। इसका सबसे मेन 2 ईजी होता है। जो इंटरमीडिएट कोड होता है वो ईजी होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए, ईजी टू अंडरस्टैंड होना, ईजी टू जनरेट होना। और दूसरा क्या है, जो हम लोग कोड जनरेट किया उससे हम लोग जो टारगेट कोड यानी जो मशीन कोड है उसमें कन्वर्ट करना ईजी होना चाहिए। अब इस कोड को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले सिंटैक्स ट्री होता है, डैग का यूज़ करते हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन है, 3 एड्रेस कोड। सबसे ज़्यादा हम लोग डैग का यूज़ करते हैं और 3 एड्रेस कोड का यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर क्या होता है, कोड के एफिशिएंसी को बढ़ाना इसका मेन गोल होता है। तो रिमूव एक्स्ट्रा ऑपरेशन, यानी बहुत कुछ एक्स्ट्रा ऑपरेशन एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड उसको रिमूव कर। सबसे पहले आता है कॉन्स्टेंट फोल्डिंग। कॉन्स्टेंट फोल्ड ऐसा नाम समझ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा कॉन्स्टेंटों को आपस में मर्ज कर देंगे। जैसे 4 है -5 था तो आपस में मर्ज कर -1 कर दिया। फिर उसके बाद कॉन्स्टेंट प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन मतलब कुछ मूवमेंट की बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे I = 3 है, यहाँ I +2 था। सो I एक कांस्टेंट है, तो यहाँ बार बार I जब भी J की जरूरत होती है I को रीड करते थे तो ऐड करना पड़ा, तो डायरेक्टली हम लोगों ने ऐड करके ये लिख दिया। तो बार बार केवल पर J को रीड करने की जरूरत है बस। अब कोड मोशन की बात करते हैं, यहाँ पे जैसे sin x या cos x से मल्टीपल टाइम हो रहा है, जिससे कोई मतलब भी नहीं क्योंकि कांस्टेंट है। तो हम लोग क्या किया, नया वेरिएबल यहाँ पे नया आइडेंटिफायर बना दिया और उस नए आइडेंटिफायर से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दिया, रिप्लेस कर दिया उसको। इसे लूप इनवेरिएंट बोलते हैं, कुछ लोग फ्रीक्वेंसी रिडक्शन भी बोलते हैं, सब एक ही टर्म है। कॉमन सब एक्सप्रेशन एलिमिनेशन, यानी एक ही सब एक्सप्रेशन अब बार बार यूज़ हो रहा है तो उसको एक नए आइडेंटिफायर में कन्वर्ट करते उस एक्सप्रेशन को उस जगह पे रिप्लेस कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। सो इसमें क्या होता है, जो कॉस्टली ऑपरेशन होते हैं उसे चीपर ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सो यही होगी, जैसे ये मल्टीप्लाई एक कॉस्टली है, यहाँ पे क्या होता है ये चीपर है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर या 2 नंबर को ऐड करना चीपर है। सो टारगेट कोड जनरेटर क्या होता है, अब जो हम लोग कोड को ऑप्टिमाइज कर चुके हैं तो इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए टारगेट कोड को जनरेट करता है। और जब भी जनरेटर के हम लोग डिज़ाइन करते हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम लोग कौन सी लैंग्वेज के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, कैसे क्या है। फिर उसके बाद हम लोग सिंपल टेबल के बारे में कल पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।